तो सेशन में जो चर्चा सबसे पहले हमें करनी है वो करनी है गुप्तोत्तर कालीन बिहार का, यानी गुप्तोत्तर जो शासक थे उनका मगध के क्षेत्र पर या बिहार के क्षेत्र पे जो शासन रहा उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और फिर हम आगे पाल वंश की चर्चा करने वाले हैं। हम गुप्तोत्तर कालीन जो बिहार के शासक रहे उन्हें दो नामों से जानते हैं, या तो हम परवर्ती गुप्त वंश के नाम से उन्हें जानते हैं या फिर मगध के जो उत्तर गुप्त वंश थे इनके नाम से जानते हैं, या इन्हें हम मगध गुप्त भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले जो चर्चा होगी मगध के परवर्ती गुप्त शासक जिनका शासन लगभग 480 से 725 जो है ईस्वी तक रहा था। इसे हम और नामों से भी जानते हैं जैसे कि मगध गुप्त या फिर उत्तर गुप्त वंश। अब यहां सबसे पहले कि इसकी जानकारी के स्रोत क्या हैं, यानी किन सोर्सों से हमें जो है गुप्तोत्तर कालीन बिहार की जानकारी प्राप्त होती है, तो उसमें सबसे पहले याद रखिएगा कि गया से जो ताम्र लेख प्राप्त हुए हैं, इसके अलावा शाहाबाद रीजन। अब शाहाबाद रीजन में सबसे पहले सोचना है कि कौन कौन से क्षेत्र जो है वो शाहाबाद रीजन के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें याद रखिएगा कि वर्तमान में बिहार का जो भोजपुर जिला है, बक्सर का क्षेत्र है, रोहतास व कैमूर, ये प्राचीन समय काल में जो है संयुक्त रूप से जो है ये किस नाम से जाने जाते थे, तो ये शाहाबाद रीजन के नाम से जाने जाते थे। तो इन दोनों ही स्थानों से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं और एक हुआ है अपसढ़ अभिलेख, इन दोनों ही अभिलेखों से हमें 6ठी शताब्दी में बिहार के कुछ भागों से परवर्ती गुप्त शासकों की जानकारी मिलती है। यानी हम सिंपली कह सकते हैं कि गुप्तोत्तर कालीन जो शासक थे उनकी जानकारी हमें गया से प्राप्त जो ताम्र लेख है, उसके अलावा शाहाबाद रीजन जो है वहां से प्राप्त जो अभिलेख है और अपसढ़ से जो है प्राप्त अभिलेख है, इनसे इस वंश की जो है जानकारी हमें प्राप्त होती है। इस वंश के अगर आपसे पूछा जाए कि परवर्ती जो गुप्त वंश था इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक माने जाते हैं कृष्णगुप्त, जिनका शासन काल रहा 480 से लेकर 502 बीसी तक, सॉरी बीसी नहीं ईस्वी, यहां तक जो है संस्थापक रहे। इनके पश्चात यानी एक तो ये जो शासक रहे इनके समय काल को लेकर, समय काल नहीं बल्कि कि ये इनका गुप्तों के साथ यानी जो इनसे पूर्व के शासक थे उनके साथ क्या संबंध था, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी जो है नहीं मिलती है हमें। लेकिन ये जो संस्थापक रहे, इनके पश्चात के जो संस्थापक रहे जैसे कि हर्षगुप्त 1502 से 1525 तक इनका शासन रहा, और जीवित गुप्त प्रथम, इनका नाम था जीवित गुप्त प्रथम, ये 525 से 545 ईस्वी तक शासन किए थे। इन्हें कहा जाता है कि ये जो थे गुप्त के सामंत थे, ये गुप्तों के जो है सामंत रहे थे। कुछ स्रोतों में यानी कुछ जो सोर्स हैं वहां पर यह भी हमें जानकारी मिलती है कि जो कुमारगुप्त तृतीय था, जो कि चौथा शासक था परवर्ती वंश का, कुमारगुप्त तृतीय द्वारा प्रयाग तक यानी प्रयागराज, जैसे जैसे इनका विस्तार उत्तर प्रदेश की तरफ हुआ तो प्रयाग तक इन्होंने सत्ता का विस्तार किया था। यानी जो चौथे परवर्ती शासक रहे कुमारगुप्त तृतीय, इनके समय काल में जो है सत्ता का जो विस्तार हुआ वो हमें कहां तक देखने को मिला, प्रयागराज तक, इलाहाबाद वाला जो रीजन है वहां तक दिखा। और इन्होंने मौखरी वंश के शासक थे, मौखरियों का संबंध कहां से था, तो कन्नौज से संबंध रहा था मौखरी वंश का। तो मौखरी शासक को पराजित करने के संबंध में जानकारी मिलती है, इन्होंने जो है मौखरी वंश के शासक को पराजित कर दिया था।
कुछ समय पश्चात जब इनका उत्तराधिकारी, यानी किसका उत्तराधिकारी, कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी दामोदर गुप्त शासक बना, तो इसने क्या किया कि मौखरी शासक ने पराजित कर दिया। किसे? यानी कि कुमार गुप्त तृतीय ने मौखरी शासक को पराजित किया, जबकि मौखरी शासक ने दामोदर गुप्त को पराजित कर दिया और मगध के अधिकांश, ये टाइपिंग एरर है, अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया। यानी कि अब जो क्या हुआ, जिन क्षेत्रों को कुमार गुप्त तृतीय द्वारा मौखरी शासकों से ले लिया गया था, वापस उस पर किसका शासन हो गया, तो मौखरी वंश का ही जो है शासन हो गया। इसी मध्य जब ये सारी कहानी चल रही थी, तभी इसी मध्य जो गौड़ वंश का सबसे प्रतापी शासक था शशांक, जो कि आप जानते हैं कि एक क्रूर तरह का था, या फिर बौद्ध धर्म के प्रति कट्टर, क्योंकि इसने बहुत सारे बौद्ध विहारों का जो है कहते हैं कि नष्ट करवाया था। और इसके अलावा उसने क्या किया था कि गया में जो महाबोधि वृक्ष है उसे भी कटवा दिया था। कटवाने के पश्चात उसके जड़ में आग लगा दिया था, क्योंकि क्या होता है कि अक्सर पौधे को काट दिया जाए, किसी हरे पौधे को, तो फिर से जो है जड़ से पत्ते निकल जाते हैं। तो उसने क्या किया कि जड़ में आग लगा दिया कि दोबारा जो है ये पीपल का पौधा जो है, पेड़ सॉरी है, वो नहीं पनपे। तो ये इतना क्रूर जो है शासक था और बौद्ध धर्म के प्रति बिल्कुल कट्टर। तो इसी बीच क्या होता है कि गौड़ शासक जो शशांक था, जिसका संबंध बंगाल से था, गौड़ शासक शशांक ने बिहार के विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। कब की बात हो रही है? जबकि परवर्ती गुप्त शासक और मौखरी शासकों के मध्य जो है संघर्ष चल रहा था। एक बात यहां क्लियरली याद रखिएगा, ये जो समय काल था वो मगध के रीजन की बात की जाए या बंगाल के क्षेत्र में बात की जाए, तो ये हमेशा संघर्ष में रहा था, युद्ध के संघर्ष में ये लगा ही रहा था। कभी मौखरी वंश के साथ, कभी पुष्यभूति वर्धन के साथ, कभी गौड़ वंश के साथ, पाल के साथ, सेन के साथ, हमेशा कुछ न कुछ संघर्ष जो है इस क्षेत्र में चलता ही रहा था। अब क्या हुआ कि जब गौड़ शासक शशांक बिहार के विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, तो उसी बीच जो दामोदर गुप्त, जो कि हार गया था मौखरियों से, इसका पौत्र था देवगुप्त। क्या नाम था? बेटे का बेटा था देवगुप्त। इसने शशांक के साथ जो है गठबंधन कर लिया, यानी कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच एक संधि हो गई। और उस संधि में क्या कहा गया कि कन्नौज के जो मौखरी शासक थे ग्रहवर्मन, जो कि अनंत वर्मन के पुत्र थे, तो ग्रहवर्मन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। ग्रहवर्मन याद रखिएगा जो अनंत वर्मन था उसका पुत्र था। तो इसके बीच इसके साथ जो है लड़ाई की किन दोनों ने मिलकर, तो परवर्ती गुप्तों में देवगुप्त ने और गौड़ वंश का जो शासक था शशांक, इन दोनों ने मिलकर जो है कन्नौज के मौखरी शासक ग्रहवर्मन को जो है पराजित कर दिया। विरुद्ध लड़ाई लड़ी और फिर वो पराजित हो गया था। इसी बीच क्या हुआ कि जब ग्रहवर्मन पराजित हो गया, तो ग्रहवर्मन के पश्चात जो अगला शासक बना, याद रखिएगा कि उसके पश्चात जो अगला शासक बनता है वो क्या करता है कि देवगुप्त को पराजित कर देता है। किसे कर देता है? देवगुप्त को। क्योंकि शशांक ने क्या किया था, इसकी हत्या कर दी थी। ग्रहवर्मन की जब हत्या कर दी शशांक ने, तो फिर ग्रहवर्मन के पश्चात जो शासक बना था उसने जो है राज्यवर्धन जो बना था, राज्यवर्धन ने क्या किया कि देवगुप्त को पराजित कर दिया। ये याद रखिएगा कि इसने उसको पराजय किया और फिर जो उसका अगला शासक हुआ, उत्तराधिकारी हुआ, वो देवगुप्त को जो है वो पराजित कर दिया। यानी सिंपली यहां हम ऐसे कह सकते हैं कि शशांक ने जो है ग्रहवर्मन का हत्या कर दी।
तो ग्रहवर्मन के पश्चात जो शासक बना था राजवर्मन, उसने क्या किया, राजवर्मन, तो राजवर्मन ने क्या किया, देवगुप्त की जो है हत्या कर दी। ये याद रखिएगा, इसने जो है इसकी हत्या कर दी। यानी कि शशांक ने हत्या किसकी की, मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन की, और फिर ग्रहवर्मन का जो उत्तराधिकारी था राजवर्मन, राजवर्मन ने क्या किया, देवगुप्त की हत्या कर दी। तो यहां पर जो अगला शासक देवगुप्त के बाद बना था वो बना था माधवगुप्त। ये था देवगुप्त के पश्चात जो अगला शासक बना था परवर्ती में, वो था माधवगुप्त। माधवगुप्त ने क्या किया कि हर्षवर्धन, हर्षवर्धन का संबंध किससे है, पुष्यभूति वंश, और हर्षवर्धन का शशांक के साथ भी लड़ाई था, क्योंकि शशांक से इसने कनौज छीनकर जो है और फिर थानेश्वर को राजधानी अपनी बना दी थी। तो ये राज्यवर्धन और इनकी जो लड़ाई चल रही थी, तो हर्षवर्धन ने फिर क्या किया कि जब साम्राज्य विस्तार किया, जब हम पढ़ते हैं कि शशांक और हर्षवर्धन के बीच लड़ाई हुई थी और फिर थानेश्वर पर कनौज पर अधिकार करके उसने थानेश्वर से राजधानी जो अपनी कहां स्थानांतरित कर दी थी, कनौज स्थानांतरित कर दी थी। तो हर्षवर्धन ने जब उत्तरी भारत पे अपना साम्राज्य विस्तार किया, याद रखिएगा इसका जो संबंध है वो पुष्य वर्धन वंश से, किससे, याद रखिएगा। तो साम्राज्य विस्तार किया और बिहार के कुछ भाग जो है उसके नियंत्रण में आ गया। किसके नियंत्रण में, पुष्यवर्धन के नियंत्रण में। उस समय मगध क्षेत्र पर, यानी मगध वाले क्षेत्र में परवर्ती गुप्तों में जो शासक था माधवगुप्त था। तो माधवगुप्त के साथ इसने जो है बातचीत करके और वहां का क्षेत्र जो है उसी को दे दिया, सौंपा था। आगे, जब हर्ष की मृत्यु हो जाती है तो उत्तर भारत में याद रखिएगा अराजकता की स्थिति होती है, कहीं भी शांति। ये पूरा जो समय काल रहा था उत्तर भारत में, खासकर जो मगध का रीजन, उत्तर वर्तमान के उत्तर प्रदेश का जो रीजन वगैरह था, हमेशा जो है यहाँ पर युद्ध चलता ही रहा था, यानी संघर्ष का समय काल रहा था। तो हर्ष के मृत्यु पश्चात क्या हुआ कि माधवगुप्त ने एक नए राजवंश का उदय किया या नींव रखी, जिसे उत्तरकालीन गुप्त वंश, जैसे कि वो परवर्ती गुप्त वंश कहलाए थे, ये उत्तरकालीन गुप्त वंश कहलाए थे, या फिर इन्हें एक और नाम दिया गया था मगध के उत्तर गुप्त वंश। यानी परवर्ती में ही अब के जो शासक हुए वो उत्तरकालीन गुप्त वंश के नाम से जाने गए। वैसे तो उत्तर या परवर्ती एक ही बात होती है, लेकिन ये लोग जो है उत्तरकालीन गुप्त वंश के नाम से जाने गए, जो माधव ने जो एक नए वंश की नींव रख दी। मगध का उत्तर गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली जो राजा हुआ था वो था माधवगुप्त का पुत्र आदित्य सेन। और आदित्य सेन का याद रखिएगा कि इसके समय जो है तिब्बत का जब प्रभाव बिहार पे था, तो इसने ही जो है वहां पर जो है जीत हासिल की थी, यानी तिब्बतियों को बाहर निकाला था। और इसका राज्य विस्तार जो था मगध, उत्तर एवं पूर्वी बिहार, यानी कि कह सकते हैं मुंगेर व भागलपुर तक। आदित्य सेन का जो है साम्राज्य विस्तार यहां तक था। जो अपसर अभिलेख है वहां पर 8 गुप्त राजाओं की चर्चा हमें देखने को मिलती है, जिसमें से बस नाम देख लीजिए कौन कौन थे। कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवितगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, माधवगुप्त और आदित्य सेन। इसके अलावा एक और अभिलेख है देववणाक अभिलेख, इसमें 3 का मिलता है, जिसमें से देवगुप्त जो कि दामोदर गुप्त का पौत्र था, विष्णुगुप्त और जीवित गुप्त द्वितीय जो कि अंतिम शासक था। कौन था? अंतिम शासक था। इनका उल्लेख जो है आपको देखने को मिलेगा। तो क्या हुआ कि उस समय एक चीनी यात्री आया था, जिसका वहीं के एक स्थानीय राजा ने, यानी बिहार के एक स्थानीय राजा ने उसको जो है अपमानित किया। तो इसी के बदले क्या हुआ कि जो तिब्बत के लोग थे और नेपाल के लोग जो थे, उन्होंने मिलकर बिहार पर जो है
कुछ क्षेत्रों पे बिहार के जो है अधिकार कर लिया था। और फिर जो है आदित्य जो सेन था, क्योंकि ये इस वंश का सबसे, जो उत्तरकालीन गुप्त है उसका सबसे शक्तिशाली राजा था, सबसे शक्तिशाली राजा था। ये क्लियरली याद रखेगा कि ये जो था इस वंश का सबसे जो है शक्तिशाली राजा था। अब क्या हुआ कि जो चीनी यात्री था इत सिंह, वो 670 ईस्वी में जो है वो नालंदा आया था और उसने कहा था कि नालंदा विश्वविद्यालय की अपनी एक मुद्रा थी जिसपे लिखा होता था श्री नालंदा महाविहार आर्य भिक्षु संघस्थ। ये याद रखिएगा, लिखा होता था इस पर। एक स्थानीय शासक, देखिए वो कहानी यहां है कि एक स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी, चीन के जो यात्री आए थे उनको क्षति पहुंचाई थी। तो इसी के प्रतिशोध में क्या हुआ, तिब्बत और नेपाल के राजाओं ने बिहार पर आक्रमण किया। जो नेपाल का तराई रीजन था और तिब्बत का जो रीजन था, यहाँ के जो शासकों ने बिहार पर आक्रमण किया और कुछ क्षेत्रों पर याद रखिएगा तिब्बत का प्रभाव रहा था, कुछ समय काल तक ही सही, लेकिन तिब्बत का प्रभाव जो है बिहार के कुछ क्षेत्रों पर रहा था। तो क्या हुआ कि तिब्बत की संप्रभुता का अंत जिसने किया वही था सबसे शक्तिशाली राजा माधव गुप्त का पुत्र आदित्य सेन ने। और ऐसा कहा जाता है कि आदित्य सेन का जो था अधिकार पूर्वी कन्नौज और बंगाल तक भी था। कन्नौज जो कि मौखरियों का शासन था, पुष्यवर्धन जो वंश था उनका शासन था, तो यहां तक जो है आदित्य सेन का जो है नियंत्रण था। ये कुछ स्रोतों में जो है हमें देखने को मिलता है। अब इस वंश का अंतिम शासक कौन था, जीवगुप्त द्वितीय, और ये 715 से 725 तक शासन रहता है। यही 725 ईस्वी में इनका अंत हो जाता है, जिसका कन्नौज शासक यशोवर्मन ने वध कर दिया था। याद रखिएगा कि कन्नौज के जो शासक थे यशोवर्मन ने इनका वध कर दिया और यहीं से जो है परवर्ती जो गुप्त काल थे इनका अंत हो जाता है। बिहार का क्षेत्र जो मगध वगैरह का रीजन है वहां खत्म हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि अब जो है पाटलिपुत्र भी धीरे धीरे जो है नष्ट होने लगा था। यहाँ पर आपको छोटी छोटी बस्तियां नजर आने लगेंगी उसके स्थान पर। शशांक, कौन था शशांक, जो गौड़ वंश का शासक था और ये शिव का अनुयायी था। किसका था, शिव का। इसलिए ये बौद्धों से जो है चिढ़ता था, इसलिए इसने बहुत सारे बौद्ध विहारों को नष्ट कराया था और बौद्धि वृक्ष को भी कटवा दिया था। इसके सिक्कों पे सिक्के और मुहरे, जो मुहर होती है वो आपको नालंदा से मिलेंगी, रोहतास से मिलेंगी और गया से जो है शशांक के। तो इससे ये प्राप्त होता है कि कुछ समय तक इनका भी शासन जो है वो बिहार में रहा था। और हमने चर्चा भी की थी कि शशांक ने एक परवर्ती शासक जो था उसके साथ जो है, जो देवगुप्त था उसके साथ संधि भी की थी। और इसी संधि के तहत जो है कन्नौज के शासक जो था ग्रहवर्मन की हत्या की गई थी और बदले में राजवर्मन ने जो है देवगुप्त की हत्या कर दी थी। एक चीनी यात्री था युआन च्वांग, जो कि 635 ईस्वी में के आसपास मगध में आया था। तो इसने कहा था कि इस समय आते आते जो है पाटलिपुत्र जो शहर था वो ध्वस्त होने लगा था और यहाँ छोटी छोटी बस्तियां जो है वो नजर आने लगी थी। उसके स्थान पे छोटी छोटी बस्तियां जो है वो नजर आने लगी थी। अब हम जो पाल काल होता है उसे हम कहते हैं पूर्व मध्यकाल, यानी मध्यकाल से जो शुरुआती समय है उसी में जो है पाल वंश नजर आते हैं। याद रखिएगा कि पाल वंश की स्थापना जो है ये किसी वंशानुगत तरीके से शासक नहीं बने थे या फिर ये किसी के सामंत थे, ये जनता द्वारा चुने गए शासक थे। हमने चर्चा की कि उस टाइम तक बिहार या उत्तर भारत की स्थिति जो थी वो संघर्ष की थी। बहुत सारी लड़ाइयां आपसी जो राजा थे यानी जो प्रांतीय शासक थे उनके मध्य चल रही थी, क्योंकि गुप्त काल में हमने देखा कई लड़ाइयां आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि
हर्षवर्धन जो कि वर्धन वंश का था उसके साथ, गौड़ वंश का शासक शशांक के साथ, परवर्ती जो शासक रहे उनके साथ। तो ये सभी जो युद्ध का माहौल था, इससे इन क्षेत्रों में अराजकता की स्थिति थी। इससे जो है बंगाल के जो लोग थे, क्योंकि उस समय का बिहार बंगाल सब एक ही क्षेत्र था, तो बड़े परेशान थे, वो त्राहिमाम थे, रोज युद्ध होता था, बहुत कुछ नुकसान होता था, लोग डरे हुए थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम किसी को चुनते हैं जिससे शांति का माहौल हो। इसी बात को सोचकर वहां की जनता ने जो है गोपाल को शासक नियुक्त किया। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न एक बार किसी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में या आरओ में शायद पूछा भी गया है कि कौन ऐसे शासक हैं जो डायरेक्ट जनता द्वारा चुने गए हैं। तो उसमें से याद रखिएगा पाल वंश का शासक जो गोपाल है, ये भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। तो उस अराजकता की स्थिति में जो है वहां की जनता ने गोपाल को शासक बनाया। तो ये पूर्व मध्यकालीन बिहार की बात है, और इसमें हम पालकालीन बिहार की बात करेंगे, जो पाल समय, उस समय का जो बिहार था उस समय। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य, हर्षवर्धन का संबंध किससे था? वर्धन या पुष्यवर्धन वंश से। तो हर्षवर्धन का जैसे साम्राज्य का विघटन हुआ, धीरे धीरे इधर परवर्ती गुप्त भी जो है उनके शासक कमजोर होते गए, दुर्बल होते गए, और धीरे धीरे इनका भी अंत होता गया। तो इसी मध्य क्या हुआ कि 8वीं शताब्दी के मध्य में जो है पूर्वी भारत में पाल वंश का उदय हुआ, और ये पाल वंश जो चुने गए, ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। तो उनमें पहला जो शासक बना वो गोपाल 750 से 770 ईस्वी तक जो है इनका शासन रहा था। राजधानी जो थी क्या थी इनकी? मुंगेर को गोपाल ने जो है अपनी राजधानी, वर्तमान का जो बिहार का मुंगेर है, उसे बनाया था। इसे जो है सीमा रेखा के रूप में भी आगे हम देखेंगे कि निर्धारित किया जाता है। बिहार और बंगाल के मध्य जो है मुंगेर को ही सीमा रेखा के रूप में निर्धारित किया जाता है। गोपाल के समय जो है उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था। याद रखिएगा, उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था किसने? गोपाल ने। और इन्होंने कई गांवों को जो है बौद्ध मठों के रूप में दान दिया था। बौद्ध मठ को जो है कई गांव दान दिए थे। ये बिहार शरीफ के पास है, उदंतपुरी जो विश्वविद्यालय है बिहार शरीफ से थोड़ा सा दूर है। और यहाँ जो पहला विद्यार्थी था उसका नाम था अतीश दीपंकर श्रीगान। तो अतीश दीपंकर श्रीगान तिब्बत गया था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, ये तिब्बत भी गया था। ये और एक था शांति रक्षित, ये दोनों जो है तिब्बत गए थे, जो बाद में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का प्रधान आचार्य बना। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण भी पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। क्योंकि ये लोग जो थे, यहां याद रखिएगा, पाल वंश के शासक जो थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसलिए इन लोगों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। इनके समय काल में देखेंगे कई जो है बौद्ध विश्वविद्यालयों का निर्माण किया गया है, और बहुत सारे ग्राम जो है इन्होंने बौद्ध मठों को दान दिया था। बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार इन्होंने किया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय। फिर अगला शासक बनता है धर्मपाल, 770 से 810 ईस्वी तक रहा। और धर्मपाल ने ही कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष, अब सबसे पहला सवाल आता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किनके मध्य हुआ था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में एक तरफ से पाल शासक थे, एक तरफ से राष्ट्रकूट, और एक तरफ से गुर्जर प्रतिहार। यानी कि ये त्रिपक्षीय संघर्ष था पाल प्लस गुर्जर प्रतिहार प्लस राष्ट्रकूट, इनके बीच जो है ये हुआ था। इसमें धर्मपाल ने भी हिस्सा लिया था। अंततः याद रखिएगा जीत जो हुई थी वो गुर्जर प्रतिहारों की हुई थी। वैसे बीच बीच में कभी कोई जीता, लेकिन अंततः जो जीत हुई थी वो हुई थी पाल प्रतिहारों में।
त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों की। और इसी युद्ध में जीतने के पश्चात धर्मपाल को जो है ध्रुव स्वामिनी पथ की उपाधि दी गई थी। क्या उपाधि दी गई थी? ध्रुव स्वामिनी पथ की। धर्मपाल ने नालंदा महाविहार को 200 ग्राम जो है दान दिए। तो यहां सबसे पहला सवाल कि नालंदा महाविहार जो है उसकी स्थापना किसने करवाई थी? तो गुप्त शासक था कुमारगुप्त। उसने जो है ये निर्माण करवाया था। धर्मपाल ने किन किन महाविद्यालयों का निर्माण करवाया? तो एक तो विक्रमशिला, विक्रमशिला बिहार में है, ये भागलपुर में, बिहार में भी याद रखिएगा, भागलपुर में। इसके अलावा बांग्लादेश में 2 बनवाए, उनमें से एक था सोमपुर महाविहार, सोमपुर महाविहार, और एक था जगदल। ये दोनों महाविहार या महाविश्वविद्यालय भी विश्वविद्यालय भी कह सकते हैं। ये दोनों विहार जो है वर्तमान के बांग्लादेश में है। इनकी बांग्लादेश के साथ जो है अच्छे संबंध भी थे। तो ये सोमपुर और जगदल महाविहार और विक्रमशिला की स्थापना करवाई। और नालंदा जो महाविहार पहले से बना हुआ था गुप्तों के समय, उसे 200 गांव जो है दान दिए थे, पूरे 200 गांव जो है दान दिया था। नेक्स्ट, इनके पश्चात जो अगला शासक नियुक्त हुआ वो देवपाल बना। और देवपाल 1810 से 1850 तक रहा, यानी लगभग 40 वर्षों तक देवपाल ने जो है शासन किया। याद रखिएगा कि पाल वंशों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया था बिहार के क्षेत्र पर। 300 वर्षों तक जो है पाल वंशों का शासन रहा था। विदेशी यात्री सुलेमान के अनुसार देवपाल ने विस्तारवादी नीति अपनाई। और इस नीति के तहत उत्तर में विस्तार कहां तक किया? तो नेपाल तक, यानी उत्तर में विस्तार नेपाल तक, पूर्वोत्तर में प्रयाग ज्योतिषपुर तक किया, और पूर्वी सागर तट पर यानी पूर्व की तरफ उड़ीसा तक जो है इसके सत्ता का विस्तार था। और ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण में दक्कन में भी जो है इसने जो है विजय अभियान चलाए थे। भले ही विस्तार नहीं किया था, लेकिन दक्षिण में दक्कन तक जो है विजय अभियान चले थे। और इसका दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जो है अच्छे रिश्ते थे, क्योंकि जो इंडोनेशिया का द्वीप है जावा, वहां पर जो थे वहां के राजा जो थे उनके साथ इसके अच्छे संबंध थे। और उनके कहने पर इसने नालंदा में एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। ये याद रखिएगा। जावा के जो शासक थे शैलेंद्र वंश के शासक थे, उनके बलपुत्र नाम था, बलपुत्र देव या बलदेव पुत्र, हाँ सॉरी, बलदेव पुत्र उनका नाम था। उनके कहने पर देवपाल ने नालंदा में जो है एक बौद्ध विहार की स्थापना करवाई थी। देवपाल ने उदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का भी निर्माण करवाया। जो उदंतपुरी में है वहां पर एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाया, विश्वविद्यालय नहीं। उदंतपुरी विश्वविद्यालय अगर पूछा जाए तो गोपाल याद रखिएगा, लेकिन मठ पूछा जाए तो वो बनवाया था देवपाल ने। जावा के शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार के लिए 5 गांव जान दिए थे। और ये है कि दक्षिण पूर्व एशिया से अच्छे संबंध को दर्शाता है। और ये शासक थे शैलेंद्र वंश के। देवपाल की मृत्यु के पश्चात फिर क्या हुआ? क्योंकि दक्कन में हुआ था लेकिन जीत सत्ता विस्तार नहीं हुआ था, पर इन्होंने अपनी जो है सैन्य अभियान चलाया था। देवपाल के मृत्यु के पश्चात मिहिर भोज, यहां ध्यान से देखना है, और महेंद्रपाल के शासनकाल में प्रतिहारों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। यानी देवपाल के मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक जो है
जो पाल वंश था वो पूरी तरह कमजोर हो गया और इन क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो गया, तो जो गुर्जर प्रतिहार थे उनका अधिकार हो गया। मिहिर भोज और महेंद्र पाल के शासनकाल तक जो है यहां पर किनका शासन हो गया, प्रतिहारों का शासनकाल। यानी कि अब जो है पाल वंश पूरी तरह जो है कमजोर हो चुका था देवपाल की मृत्यु के पश्चात। लेकिन फिर एक बार जो है इनका उदय होगा, यानी पालों का महिपाल के समय, महेंद्रपाल नहीं है बल्कि महिपाल जब शासक बनते हैं तो कहा जाता है कि पाल वंश का फिर से उदय हुआ था और महिपाल को द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है पाल वंश का। इनके पश्चात कुछ शासक बने जो अयोग्य और बिल्कुल कमजोर थे। विग्रहपाल 1850 से 54, नारायण पाल 54 से 915, राज्यपाल 915 से 940, गोपाल द्वितीय 960 और विग्रहपाल द्वितीय 960 से 980। लेकिन ये बिल्कुल ही अयोग्य, कमजोर और दुर्बल शासक जो थे, इनके समय इतिहास में कोई ऐसी घटना नहीं घटित हुई महत्वपूर्ण जिसका हमें विस्तार में वर्णन करने की आवश्यकता है। उसके पश्चात बनेंगे महिपाल प्रथम, जिन्हें हम पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहते हैं। और इन्हीं के समय जो है पाल वंश का पुनर्योदय, ये पाल वंश के द्वितीय संस्थापक कहे जाते हैं। और इन्हीं के काल में बौद्ध विद्वान जो शांति रक्षित और अतीश दीपंकर श्रीज्ञान थे, जो कि अतीश दीपंकर श्रीज्ञान कौन थे, जो कि बाद में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्राचार्य बनते हैं और उदंतपुरी विश्वविद्यालय के ये पहले जो हैं वो छात्र थे। ये तिब्बत गए थे, तिब्बत की यात्रा पर गए थे। 1023 ईस्वी में महिपाल और राजेंद्र चोल, जो चोल वंश के शासक थे, राजेंद्र चोल एक जो है योग्य शासक थे, इनके बीच जो है युद्ध हुआ था। फिर उसके पश्चात जो है रामपाल शासक बनते हैं 1097 और इन्हें जो है अंतिम शासक माना जाता है। क्या माना जाता है? इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है। और उसके पश्चात हम देखेंगे कि बंगाल पर जो है पाल वंशों के बाद सेन वंशों का कुछ समय शासन काल रहेगा। और फिर इसी मध्य की घटनाओं में हम बात करेंगे बिहार के जो कुछ प्रमुख 4-5 राजवंश हैं। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल मगध संबंध, गढ़वाल और मगध के बीच क्या संबंध रहे थे? तो जो पाल वंश के अंतिम शासक थे, रामपाल के मृत्यु उपरांत यानी मरने के पश्चात क्या हुआ, जो कनौज के गढ़वाल वंश थे, गढ़वालों ने बिहार के शाहाबाद और गया में अपना क्षेत्र विस्तार किया। शाहाबाद का मतलब हमेशा याद रखिएगा वर्तमान का भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर, और फिर गया, इन सभी क्षेत्रों पर किनका हो गया? गढ़वाल। शुरू में जो है लोकसभा जब सीटें मिलनी थी तो वो शाहाबाद क्षेत्र के ही नाम से जानी जाती थी, बाद में फिर वो अलग नाम से जानी जाती, शाहाबाद ही कहलाती थी। गढ़वाल वंश के शासक थे गोविंद चंद्र के मनेर ताम्रपत्र में तुरुस्कंड नामक कर की यानी मनेर का जो ताम्रपत्र है उससे हम कह सकते हैं गढ़वाल वंश की जो है जानकारी हमें मिलती है। फिर थोड़ा सा हम सेन और पाल वंशों के बीच का क्या संबंध रहा था उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे ही महिपाल के पश्चात जो है बंगाल वंश फिर एक बार कमजोर पड़ने लगा, यहाँ की स्थिति खराब होने लगी, तो क्या हुआ कि उस बात का फायदा उठाते हुए बंगाल में कैवर्त का वर्चस्व बढ़ने लगा। जो कैवर्त थे और सेन शासक जो थे बंगाल के सेन, वो उत्तरी बिहार और बंगाल के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिए, जिससे पालों की शक्ति मगध के कुछ भागों में ही सिमट गई। ये महिपाल के समय की बात हो रही है, जो द्वितीय संस्थापक कहे जाते हैं, उन्हीं के समय जो है ये घटना हुई थी। और अब जो है पाल वंश मगध तक सिमट के रह गए थे और रामपाल के पश्चात तो अंत ही हो गया था। कर्नाट वंश के साथ इनका संघर्ष चला था। जब हम कर्नाट वंश की बात करेंगे तो कर्नाट वंश के जो शासक थे हरिदेव, उनके समय जो है इनका संघर्ष चला था। सेन शासकों
विजय सेन, बल्लाल सेन ने भी अपनी सत्ता का विस्तार करते हुए गया के पूर्व तक अपना नियंत्रण, यानी जो गया वाला रीजन है और उसके पूर्व का जो क्षेत्र है वहां पर जो है सेन शासकों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। राजनीतिक अराजकता की स्थिति में 12वीं शताब्दी के अंत तक तुर्कों के आक्रमण बिहार में आरंभ हो गए थे, क्योंकि आप जानते हैं कि 12वीं शताब्दी के अंत तक ही जो है तुर्कों ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, जिसमें सबसे मेन कौन था? बख्तियार खिलजी, जिसे कि कर्नाट वंश के शासक जो थे वो नजराना देते थे। कर्नाट वंश के शासक दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे उन प्रांतों में उन्हें भी नजराना देते थे, और जो तुर्क शासक बख्तियार खिलजी था उसे भी नजराना देते थे। ये जो पीपीटी है आपके लिए बहुत जो है हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इसे 3-4 बार अच्छे से रीड कर लेंगे तो इससे आपको जो है क्लियरिटी मिल जाएगी, और ये जो गुप्तोत्तर काल और बिहार के जो प्रमुख वंश हैं उनके बारे में जो है आप हमेशा जो है कह सकते हैं कि आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आसानी से आप कर सकते हैं। अब जो चर्चा हमारी होगी बिहार के प्रमुख राजवंश, जिसमें पहला है मिथिला क्षेत्र, यानी जो नेपाल के तराई का रीजन है पूर्वी तरफ, वो है मिथिला का क्षेत्र। यहां पर थे कर्नाट वंश। ये इनका उदय जो हुआ था रामपाल जो थे यानी पाल वंश के शासक, इन्हीं के शासन काल में तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय हुआ था। वो जो क्षेत्र है मिथिला और उसके आसपास का वो तिरहुत कहलाता था, इसलिए अभी भी वो जो रीजन है वो तिरहुत प्रमंडल कहलाता है। बिहार में क्या कहलाता है? तिरहुत प्रमंडल के नाम से जाना जाता है। तो मिथिला में कर्नाट वंश यानी नेपाल का जो तराई का क्षेत्र है वहां पर इनका जो है उदय हुआ। नान्यदेव जो थे इसके संस्थापक थे, और ये प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। नान्यदेव इसके संस्थापक थे और ये प्रश्न जो है बीपीएससी में ही पूछा गया है, और इन्हें उपाधि दी गई थी कर्नाट कुलभूषण। एक साथ ही है, कर्नाट कुलभूषण जो है नान्यदेव को उपाधि दी गई थी और ये संस्थापक थे। इनके पश्चात अगला शासक यानी इनका पुत्र गंगदेव बना, और गंगदेव ने अपनी राजधानी जो है सिमरावगढ़ बनाई, और ये भी नेपाल की तराई में ही पूर्वी तरफ जो है स्थित है। नान्यदेव के पश्चात जो शासक बना नरसिंह देव बना, और ये सबसे शक्तिशाली शासक था, शक्तिशाली शासक था। तिरहुत और दरभंगा का क्षेत्र जो है ये इसके अधिकार में था, और नरसिंह देव का संघर्ष बंगाल के सेन शासक, हमने बात की थी ना कि सेन शासकों का कर्नाट वंश के साथ संघर्ष था, तो किसके साथ? नरसिंह देव के साथ जो है वो जो सबसे प्रतापी इसका राजा था वो था हरि सिंह, नरसिंह देव नहीं। तो तिरहुत और दरभंगा के क्षेत्रों पर अधिकार था, और नरसिंह देव के साथ ही जो है वो संघर्ष चला था इनका। और नरसिंह देव ही जो था बख्तियार खिलजी को जो है नजराना देता था, ताकि वो जो है आक्रमण ना करे। क्या कर्नाट वंश की बात कर रहे हैं मनीष आप? तो याद रखिएगा 1097 में हुआ था। कर्नाट वंश का जो उदय हुआ है 1097 ईस्वी में। बाकी शासकों के समय काल को लेकर एग्जैक्ट नहीं है कि कब किसने शासन किया था, पर इनका जो उदय हुआ था 1097 ईस्वी में हुआ था कर्नाट वंश का। तो नरसिंह देव ही याद रखिएगा कि बख्तियार जो खिलजी थे उन्हें जो है नजराना देकर संतुष्ट किया था। तुर्क शासक
जब बख्तियार खिलजी का बिहार अभियान, ओके, तो याद रखिएगा 1057 ईस्वी में हुआ था। तो ये जब बख्तियार खिलजी ने बिहार का अभियान शुरू किया तो ये आक्रमण से बचने के लिए नरसिंह देव ने क्या किया कि अपने क्षेत्र में आक्रमण न करे बख्तियार खिलजी, इसलिए उसे नजराना दिया और फिर वो बख्तियार खिलजी ने जो है मिथिला का जो क्षेत्र था वहां पर आक्रमण नहीं किया। नेक्स्ट, फिर राम सिंह बना। राम सिंह के बारे में जो मेन एक है कि इसी के समकालीन एक यात्री थे तिब्बती, धर्म स्वामी नाम था उनका, और इन्हीं की यात्रा वृतांत में ये जानकारी मिलती है कि जो तुर्क सेनापति था तुगरिल तुगन, वहां हमने तुर्क सेनापति किसकी बात की थी, बख्तियार खिलजी, लेकिन यहां पर है राम सिंह के समय कि एक तुर्क सेनापति था तुर्गिल तुगन, इसके असफल सैनिक अभियान, यानी इसने जो है कर्नाट वाले क्षेत्र पर, मिथिला का जो रीजन है उस पे आक्रमण किया था पर असफल रहा था। और इसकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है उसकी असफलता की, तो धर्म स्वामीन की जो यात्रा वृतांत है, यह एक तिब्बती यात्री था और इसी की यात्रा वृतांत से हमें रामसिंह के समय की असफल सैनिक अभियान की जानकारी मिलती है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है और इससे प्रश्न कई बार पूछा जाता है, और ये सबसे शक्तिशाली राजा था कर्नाट वंश का। इसके पश्चात कुछ अयोग्य और दुर्बल शासक बने, लेकिन इसे ही अंतिम शासक माना जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हरि सिंह जवाब होगा। और ये प्रश्न भी पूछा गया है कि कर्नाट वंश का अंतिम राजा जो है वो कौन है, तो हरि सिंह याद रखिएगा। नेपाल में याद रखिएगा तेलेजू नामक देवी पूजा की परंपरा शुरू की थी, यानी नेपाल में कोई मातृ पूजा होती होगी, देवी की पूजा होती होगी, जिसे वहां की भाषा में तलेजू कहा जाता है। तो तलेजू नामक देवी पूजा की शुरुआत भी हरि सिंह ने की थी नेपाल में। नेपाल में मैथिली समाज को एक नया स्वरूप प्रदान किया था। जो मिथिला जानते हैं प्राचीन समय काल से ही अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए जो है उत्कृष्ट माना जाता है। चाहे जब हम मगध में 16 महाजनपदों की बात करते हैं उस समय की बात हो, या फिर हम जब हर्यक वंश की बात करते हैं, मौर्य वंश की बात करते हैं, तब भी मिथिला जो है हमेशा से ही मिथिला की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है जो कि आज भी जो है वो कह सकते हैं प्रासंगिक है। तो वो जो है उसने ही दिलाई थी नेपाल में। इस क्षेत्र की विजय गयासुद्दीन तुगलक, याद रखिएगा कि कर्नाट वंश के जो शासक थे इनका दिल्ली के सल्तनत के शासकों के साथ जो है अच्छा संबंध था, और ये वहां के शासकों को भी नजराना देते थे। यानी कि इन प्रांतों में जो दिल्ली सल्तनत के शासकों का शासन था उन्हें ये नजराना देते थे, उनके साथ इनके जो है अच्छे संबंध थे। तो इस क्षेत्र की विजय गयासुद्दीन, गिया नहीं होता है, टाइपिंग एरर है, गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल अभियान, आप जानते हैं 1324-25 के मध्य जो हुआ था, इसकी विजय भी कब हुई थी, जब हरि सिंह देव, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक का जो बंगाल अभियान था उस समय कर्नाट वंश का राजा कौन था, हरि सिंह था। हरि सिंह देव के समय ही पंजी प्रबंधन का विकास हुआ था। फलस्वरूप पंजीकारों को एक नया वर्ग संगठित हुआ। जो पंजीकार होते थे रजिस्ट्रेड वाले, उन्हें जो है एक अलग से संगठन बना, और इसी के समय कहा जाता है कि जो है निबंध रचनाओं का विकास हुआ था। मिथिला का जो क्षेत्र था, साहित्य के क्षेत्र में जो विकास है वो हरि सिंह देव के समय ही हुआ था। मैथिली समाज का जो रूप वर्तमान काल तक बना हुआ है, इसकी विशेषता इसी काल के परिपक्व रूप धारण की, यानी कि जो सांस्कृतिक पहचान है वहां की जो विशिष्टता है, वहां की जो खासियत है, वो भी कहां पर हुई थी, वो हरि सिंह देव के समय काल में ही जो है ये परिपक्व हुई थी। बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में जो नियुक्त दिल्ली सल्तनत के प्रांतपति थे, क्योंकि जो शासक होते थे वो अलग अलग प्रांतों में अपने प्रांतपति को नियुक्त करते थे। विषय जिले के स्तर पर विषयपति नियुक्त होते थे, ग्राम के स्तर पर ग्रामिक नियुक्त होते थे। तो जो बिहार और बंगाल के क्षेत्र में नियुक्त दिल्ली सल्तनत के
प्रांतपति थे, कर्नाट शासक उन्हें नजराना देते थे। याद रखिएगा, क्यों नजराना दिया जाता था? ताकि हमारे क्षेत्र पर जो है आक्रमण नहीं किया जाए, अपनी सुरक्षा के लिए जो है नजराना दिया जाता था। इनके पश्चात यानी हरसिंह देव के पश्चात जो शासक बने मती सिंह, शक्ति सिंह और श्याम सिंह, लेकिन ये अयोग्य और कमजोर शासक थे, इसीलिए हरि सिंह देव को ही अंतिम शासक कहा जाता है कर्नाट वंश का, और ये प्रश्न पूछा गया है। 1378 आते आते यानी इनका शासन कब से कब तक रहा? 1097 से लेके 1378 ईस्वी तक जो है कर्नाट वंश का शासन रहा। याद रखिएगा, यानी एक लगभग 1100-1213 लगभग कहा जाए तो 300 वर्षों तक जो है इनका शासन रहा था कर्नाट वंश का। कर्नाट वंश के पतन के पश्चात तिरहुत का मुख्य क्षेत्र ओइनारा वंश के राज्य में स्थापित। ये यहाँ के स्थानीय शासक हैं, इसलिए आप पहले हो सकते हैं जिन्होंने बिहार के बारे में नहीं पढ़ा हो, नहीं सुना हो, ये यहाँ के स्थानीय शासक हैं बिहार के। नेक्स्ट, उसके बाद नए शासक बने वैनवार वंश। जब मुस्लिम आक्रमण के पश्चात यानी मुसलमानों का 14वीं सदी तक अधिकार हो गया, उसके पश्चात एक शासक बने थे वैनवार वंश, वो कहलाते थे बिहार में। और इनके जो सबसे योग्य शासक माने जाते थे मेन, वो शिव सिंह, और यही संस्थापक भी थे। इन्हीं के समय जो कवि विद्यापति थी, विद्यापति की जो रचनाएं आप पढ़ते हैं, इन्हीं के संरक्षण में यानी विद्यापति इन्हीं के संरक्षण में रहते कर काव्यों की रचना की थी। यानी कि इनके जो है दरबार में इन्होंने विद्यापति को संरक्षण दिया था। इस समय भारत पर अधिकार जमाने हेतु मुगलों और अफगानों में, याद रखिएगा जब वैनवार वंश का शासन काल था तो इस समय अफगान और मुगलों के मध्य जो है दिल्ली प्रशासन के लिए हमेशा जो है लड़ाई होती रहती, यानी इन दोनों का संघर्ष जो है हमेशा चलता रहा था। महेश ठाकुर इस वंश का जो है एक योग्य शासक था और इसने एक नए वंश की नींव रख दी, दरभंगा राजवंश। इन वंशों के बारे में समय काल की जब बात की जाती है तो एग्जैक्ट समय काल आपको स्रोतों में नहीं मिल पाता कि ये कर्नाट वंश के बारे में तो तब भी वर्णन है, लेकिन इस वंशों के बारे में जो है मनीष सॉरी मैंने कई स्रोतों में देखा पर इनके समय काल के बारे में ना एग्जैक्ट कहीं नहीं लिखा हुआ था, इसलिए मैंने यहां मेंशन नहीं किया है। वैसे इन वंशों के बारे में समय काल के पूछे जाने के चांस कम है और ऐसा हम कह सकते हैं कि 1378 के पश्चात ही हो सकता है, यानी कि ऐसे अगर कहा जाए तो 14वीं शताब्दी में ही हुआ होगा, क्योंकि 14वीं शताब्दी में ही तिरहुत का जो क्षेत्र था वहां पर मुसलमान जो थे उनका जो है अधिकार के पश्चात, यानी 14वीं शताब्दी हम कह सकते हैं इनके लिए। इनका ये हम कह सकते हैं हाँ जो अधिकार था वो तिरहुत वाला रीजन, जिसमें वर्तमान का चंपारण वगैरह ये सभी आते हैं तिरहुत रीजन पे, और ऐसे हम कह सकते हैं 14वीं शताब्दी के अंत में कह सकते हैं। अंत में जो है इनका उदय हुआ था तिरहुत वाले रीजन में। इन्होंने यानी जो इस वंश के एक योग्य शासक थे, उन्होंने एक इसी वंश के अंतर्गत दरभंगा राजवंश की स्थापना की। यानी कि जब इनका क्षेत्र विस्तार दरभंगा की तरफ बढ़ने लगा तो इन्होंने एक अलग से और राजवंश रखी जो कि दरभंगा राजवंश कहलाया। मुगल सम्राट जो अकबर थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि अकबर इनके समकालीन हो सकते हैं, तभी तो इन्होंने इनकी विद्वता से प्रभावित होकर मिथिला का राज दे दिया था। किसे? महेश ठाकुर को।
यानी कि हम कह सकते हैं कि महेश ठाकुर जो है अकबर के समकालीन थे, तो अकबर ने इनकी विद्वता से प्रभावित होकर, इनके ज्ञान से जो है वो प्रभावित होकर क्या हुआ, मिथिला का जो क्षेत्र था वो महेश ठाकुर को दे दिया था। मिथिला की सामाजिक और सांस्कृतिक जो विकास हुआ था वो इनके समय देखने को हमें मिलता है। यानी कि जो सांस्कृतिक और सामाजिक विकास जो है ये जो महेश ठाकुर थे उनके समय, जिन्होंने की दरभंगा राजवंश की स्थापना की थी। एक रचना है कृत्य रत्नाकार ग्रंथ। इसके रचनाकार अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा चंद्रदेव नाम था उनका। क्या नाम था, एक सेकंड, सॉरी, चंद्रेश्वर नाम था, चंद्रदेव नहीं नाम था। चंद्रसेवर। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कृत्या रत्नाकार ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो चंद्रेश्वर। चंद्रेश्वर के ग्रंथ के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो मिथिला के लोग थे, यानी मिथिला के आसपास का जो क्षेत्र था, वहां के लोग विष्णु, हरि और शिव के उपासक थे। यानी यहां तक आते आते बौद्ध धर्म हो गया था, सॉरी, ब्राह्मण धर्म पूरी तरह हमें नजर आने लगता है। वैसे भी हम देखते हैं मौर्योत्तर काल में भी कुछ ब्राह्मण धर्म आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा गुप्तों में हमने विष्णु का उपासक उन्हें माना था, तो अब जो है ब्राह्मण धर्म का जो है पुनरुत्थान हो चुका था। तो विष्णु, हरि और शिव के उपासक ये लोग थे। अब बौद्धों और जैनों का पतन पूरी तरह हो चुका था। हाँ, याद रखिएगा जो पाल वंश के शासक थे उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया था, वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। शायद मैंने पढ़ाते वक्त ये बोल दिया था कि पाल वंश ने 300, पाल वंशों से नहीं बल्कि कर्नाट वंशों ने 300 वर्षों तक लगभग शासन किया था। अब उसके पश्चात जो एक और बिहार में वंश उदय हुआ, चेरो राजवंश। क्या कहलाते हैं, चेरो राजवंश। इनका जो विस्तार हुआ या इनका जो उदय हुआ जिन क्षेत्रों में चेरो वंश का, सबसे पहले तो ये एक जनजातीय वंश है, याद रखिएगा, राजवंश चेरो। इनका जो विस्तार था वो शाहाबाद यानी वही भोजपुर, रोहतास, बक्सर और कैमूर का क्षेत्र, सारण वाला रीजन, उसके अलावा चंपारण जो कि अब ईस्ट और वेस्ट में विभाजित हो चुका है, उसके अलावा मुजफ्फरपुर और पलामू जो कि वर्तमान के झारखंड में है, पलामू। इन सभी जिलों में जो है इनका विस्तार था। लेकिन जो शाहाबाद वाला रीजन था, क्योंकि शाहाबाद 4 जिलों का वर्तमान में मिलाकर शाहाबाद कहलाता था, तो शाहाबाद में इन्होंने 4 जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो है अपनी सत्ता स्थापित की थी। यानी 4 अलग अलग वहां के प्रांत थे और वहां के अलग अलग जो है शासक नियुक्त थे। तो शाहाबाद रीजन में जो पहला था, ये याद रखिएगा, 4 राज्यों में विभाजित था, 4 राज्यों में विभाजित। इन 4 राज्यों में पहला जो था वो घुघुलिया कहलाता था और यहाँ के जो सरदार थे उनका मुख्यालय था बिहिया। और बिहिया की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में जो भोजपुर जिला है उसका एक जो है क्षेत्र है, बिहिया कहलाता है। अगर आप लोग कोई भोजपुर जिले से होंगे तो इसका नाम आपने सुना होगा जी। आरा जो कि भोजपुर कहलाता है, बिल्कुल सही। बक्सर, कैमूर और रोहतास, बिल्कुल सही, बहुत सही मनीष। तो पहला जो था घुघुलिया था, वहां के सरदार जो थे उनका मुख्यालय बिहिया में था। एक दूसरा था भोजपुर जिले में ही सुना होगा आपने, अगर वहां से होंगे आप लोग, डुमरांव का क्षेत्र। डुमरांव के एक राजा बहुत फेमस थे, तो वहां के राजा थे राजा सीताराम राय, डुमरांव के जो राजा थे। तीसरा जो राज्य था इसका मुख्यालय जो था वर्तमान के कैमूर जिले के चैनपुर में, यानी चैनपुर मुख्यालय था पर जिले की अगर बात की जाए तो कैमूर, क्योंकि 2 तो भोजपुर में ही हो गए, बिहिया भी भोजपुर में और डुमरांव भी भोजपुर में हो गया। जहां का राजा क्या था, सलबाहिम, और एक था राजा फूलचंद, और इसने सासाराम, यानी कि जो रोहतास वाला रीजन है, सासाराम उसका सब वो क्या बोलते हैं, वो उसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट, जो मुख्यालय होता है वो है, तो सासाराम में। और यहाँ का मुख्यालय था देव मार्कंडे। क्या नाम था, देव मार्कंडे।
अच्छा, आप भोजपुर से हैं, फिर तो आपने जरूर सुना होगा, बिहिया का भी नाम सुना होगा और डुमरांव का भी नाम सुना होगा, दोनों का ही नाम आपने सुना होगा। और कैमूर में, यानी कि चैनपुर कैमूर में है, और सासाराम का भी नाम सुना होगा। तो वहां पर जो मुख्यालय था देव मार्कंडे। जैसे कि एग्जैक्ट जिले का नाम भोजपुर है, पर हमारा जो हेड वहां का डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय जो है वो क्या है, आरा। ठीक वैसे ही रोहतास जिला है जिसका डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय जो है, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर सॉरी, वो है सासाराम। पलामू, क्योंकि एक पलामू में भी उनकी थी, तो पलामू में चेरों ने, ये बिंदी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुवचन नहीं है, नाम ही चेरो है। तो पलामू में चेरो राजा में सबसे महान जो था वो मेदिनी राय था। सबसे, यानी पलामू के जो चेरो थे उनका जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो मेदिनी था। और उन्होंने कहां तक विस्तार किया था, गया, दाऊदनगा एवं अरवल। अरवल जो कि जहानाबाद से काटकर सबसे अंतिम जिला, बिहार का जो सबसे अंतिम जिला बनाया गया है वो जहानाबाद से कट करके बनाया गया है। किसे? वो बना है आपका अरवल को। इसके अलावा प्रताप राय राजा के शासनकाल में 3 मुगल आक्रमण हुए थे। यानी मेदिनी राय का ये पुत्र था, याद रखिएगा, मेदिनी राय का पुत्र। इसका उत्तराधिकारी जब प्रताप राय बना तो इसके समय में 3 मुगल आक्रमण हुए थे। यानी कि जो अफगान मुगल आक्रमण के बाद आप जानते हैं 1526 में मुगलों का शासन हो गया था, पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात। तो अब जो है 3 बार जो है इस क्षेत्र पर जो है मुगलों का आक्रमण हुआ था। हम इसके बारे में विस्तार से, मुगल आक्रमण के बारे में, जब हम मध्यकालीन बिहार का इतिहास पढ़ेंगे वहां पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, अब उसके बाद भोजपुर के उज्जैन वंशीय शासक, याद रखिएगा भोजपुर जिले में जो मेनली राजपूत वर्ग के लोग होते हैं वो उज्जैनी कहलाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भोजपुर वाले क्षेत्र में जो राजपूत आए हुए थे वो उज्जैन से आए हुए थे, और इसीलिए उन्हें आज भी उज्जैनी कहा जाता है। तो भोजपुर के उज्जैन, और एक उज्जैनी शासक द्वारा ही भोजपुर जो जिले की स्थापना की गई थी उनके द्वारा ही की गई थी। इसकी इतिहास की बात हम इसमें करेंगे। तो क्या हुआ कि वर्ष 1505 में जब अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी कौन है, दिल्ली सल्तनत का शासक और खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने धार कहाँ है, मध्य देश में, मालवा के पास मध्य देश, वर्तमान में मध्य प्रदेश में ही है धार। तो धार की सेना पर अधिकार कर लिया, यानी वहां का जो क्षेत्र था, वहां की सेना जो थी उस पर किसका अधिकार हो गया, दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार के बाद क्या हुआ कि उसके पश्चात जो भोजराज थे, यानी वहां के जो शासक थे भोजराज, उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र देवराज और अन्य राजपूत जो संरक्षक उनके था उनके साथ किकट के क्षेत्र, और किकट पता है क्या कहते हैं, वर्तमान का जो शाहाबाद रीजन है, यानी शाहाबाद वो, और उसके अलावा गया का क्षेत्र, सॉरी पलामू का क्षेत्र, शाहाबाद वो पलामू, ये जो है कीकट कहलाता। और कीकट का वर्णन सबसे पहले हम जब पूर्व वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो वहां पढ़ते हैं, क्योंकि पूर्व वैदिक सभ्यता में हमें जो है विस्तार वहां आर्यों का नहीं मिलता, और वो क्षेत्र जो है कीकट के नाम से जाना जाता है। तो ये कहलाता था। तो कीकट क्षेत्र के चेरो राजा, ये टाइपिंग एरर है, बिंदी नहीं होगा, चेरो राजा मुकुंद के यहाँ शरण ली। यानी उस समय चेरो के राजा कौन थे, वो थे मुकुंद। मुकुंद के पश्चात उनका पुत्र जो बना सहस्बल राजा बना था। कौन बना था, सहस्बल जो है अगला राजा बना था। अब ये मुकुंदपुर जो है कैसे मरे थे, जब मुसलमानों ने आक्रमण किया था, के आक्रमण में मारे गए।
तो मुकुंद जब मुसलमानों के आक्रमण में मारे गए तो उनके बाद जो है उनका पुत्र सहसबल शासक बना। सहसबल ने क्या किया कि भोजराज जो थे उनकी हत्या कर दी और उसके बदले में देवराज जो उनका बेटा था उसने सहसबल की हत्या कर दी। यानी बदले की जो भावना होती है, सहसबल ने भोजराज की हत्या की और सहसबल की हत्या किसने कर दी? भोजराज के पुत्र देवराज ने कर दी। अब क्या हुआ कि देवराज ने संतन, जब सहसबल मारा गया तो देवराज ने संतन सिंह के नाम से भोजपुर पर राज किया। याद रखिएगा, यानी देवराज के नाम से वो शासक नहीं बना था। जब वो शासक वहां बना तो वो बना संतन सिंह, क्योंकि अब जो है ये चेरों का शासन वहां से भोजपुर से समाप्त हो गया था, क्योंकि सहसबल मारा गया और सहसबल के स्थान पर संतन सिंह के नाम से देवराज, जो कि भोजराज का पुत्र था और धार से आया हुआ था, इसने जो है शासन शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ? ओंकार देव के नेतृत्व में उज्जैनों ने पुनः भोजपुर पर अधिकार किया और भोजपुर पर राज ही नहीं किया, इसने ही, याद रखिएगा, देवराज ने ही भोजपुर की स्थापना की थी। भोजपुर की स्थापना। अब क्या हुआ कि जब भोजपुर पर देवराज संतन सिंह के नाम से अधिकार करके और शासक बन गया तो कुछ समय पश्चात ओंकार देव, जो कि जिसका संबंध किससे था? चेरो वंश से संबंध था, उसने क्या किया कि नेतृत्व में उज्जैनों ने पुनः, अच्छा हाँ, ओंकार देव बल्कि जो थे बाकी उज्जैन के संरक्षकों के साथ मिलकर भोजपुर पर अधिकार कर लेता है और बिहटा को, जो कि पटना जिला में वर्तमान में आप जाएंगे तो दानापुर के पास मनेर और बिहटा है, तो वहां बिहटा जो कि पटना जिला में है, वहां पर जो है अपना केंद्र बना लिया। किसने बनाया? तो ओंकार देव ने बना लिया। अब ओंकार देव के पश्चात जो अगला शासक बना दुर्लभ देव, और जो बिहार का सूबेदार था जमाल खां को पराजित कर दिया। पराजित किया नहीं, बल्कि जमाल खान से जो है, यानी कि ओंकार देव के पश्चात जब दुर्लभ देव शासक बना, क्योंकि अब तो देवराज का शासन समाप्त हो गया, भोजपुर पर किसका शासन हो गया? ओंकार देव का। तो ओंकार देव के पश्चात जब उसका पुत्र दुर्लभ देव शासक बना तो दुर्लभ देव क्या हुआ कि बिहार का जो सूबेदार था जमाल खां, जो कि मुस्लिम शासक था, इसके हाथों पराजित हुआ और भागकर जंगल में जो है चला जाता है। और वहां जाने के पश्चात ये आपने सुना होगा एक जगह जो भोजपुर से होंगे, वो जगह है दावा। दावा सुना होगा अगर आप में से कोई भोजपुर जिले से होगा। दावा एक जगह है, दावा को केंद्र बनाया। क्योंकि जो छोटे नाम होते हैं वो अगर आप उस क्षेत्र से होंगे तभी पता होगा आपको। तो दावा को क्या हुआ, इसने अपना जो है वो केंद्र बना लिया। अब फिर क्या हुआ, जो सासाराम के जागीरदार थे शेर खां, शेर खां तो आप जानते हैं किसको कहते हैं? शेर शाह सूरी, और इनके पिता जो थे हसन खां। तो सासाराम के जागीरदार हसन खां और उसके पुत्र शेर खां को का उज्जैनों के साथ अच्छा संबंध था। जो उज्जैनी राजपूत आए हुए थे, भोजपुर और पलामू वगैरह के क्षेत्रों में रहे थे, उनका संबंध जो सासाराम के उस समय जागीरदार थे हसन खां और उनका पुत्र शेर खां, जो कि बाद में शेर शाह सूरी के नाम से जाना गया, इनसे जो है इनके संबंध जो थे बहुत अच्छे थे। नेक्स्ट, राजा राम शाही ने फिर आगे क्या हुआ, जो अगला शासक बना राजा राम शाही ने उज्जैनों की राजधानी दावा से पुनः बिहटा कर दी। पहले क्या राजधानी बनी? पहले बिहटा बनी, भोजपुर से बनी बिहटा, बिहटा से दावा, और दावा से पुनः क्या बन गई? बिहटा। यानी राजधानी कैसे चेंज होती है? पहले तो थी भोजपुर, फिर राजधानी कहां बनती है? बिहटा, फिर दावा, और फिर पुनः बिहटा। राम नारायण मल के नेतृत्व में उज्जैनों का पुनरुत्थान हुआ और बक्सर को केंद्र बना दिया।
अब पुनः बिहटा के पश्चात कहाँ केंद्र बन गया? बक्सर। तो ये याद रखिएगा। वैसे इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने के चांस जो है कम होते हैं, सिंपल पूछे जाते हैं जो एकदम स्थानीय राजाओं के बारे में, जैसे संस्थापक कौन थे, राजधानी कहाँ थी, इस तरह के प्रश्न ही जो है अभी तक पूछे गए हैं। तो इसलिए इतना ज्यादा जो है परेशान नहीं होना है अगर याद भी ना हो तो। वर्ष 1611 में उज्जैनो और चेरो नहीं होगा, चेरो के मध्य एक बड़ा संघर्ष हुआ। यानी जो जनजातीय शासक थे चेरो और जो धार से आए हुए उज्जैन थे, इन दोनों के बीच जो है 1611 ईस्वी में एक बड़ा युद्ध हुआ। इसके पश्चात उज्जैन शासक जो थे बक्सर, जगदीशपुर और डुमरांव के क्षेत्र में एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरे। यानी कि इन दोनों संघर्ष में जीत किसकी हुई? वो उज्जैन के शासकों की हुई। और इन्होंने बक्सर जिले, जगदीशपुर यानी भोजपुर में एक स्थान है, और डुमरांव, इन तीनों क्षेत्रों पर जो है अपनी पकड़ मजबूत कर ली। यानी कि जीत अंततः किसकी हुई? उज्जैनों को ही हुई, जो राजपूत शासक थे। नेक्स्ट, नुहानी वंश। एक और लास्ट वंश के बारे में जो हमें चर्चा करनी है वो है नुहानी वंश। क्या हुआ कि वर्ष 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी, लोदी वंश का शासक था। लोदी के पश्चात ही अफगान वंश का शासन आता है, सैयद, और उसके बाद सैयद के पश्चात लोदी वंश का शासन आता है, और लोदी वंश के पश्चात ही दिल्ली सल्तनत का अंत होता है और मुगलों का शासन हो जाता है। ये सिकंदर लोदी के पश्चात इब्राहिम लोदी जो वो क्या बोलते हैं, शासक नियुक्त होता है, और फिर पानीपत के युद्ध में वो हार जाता है और फिर मुगलों का शासन हो जाता है दिल्ली में। तो वर्ष 1504 में सिकंदर लोदी ने बंगाल के शासक के साथ संधि की। यानी उस समय जो बंगाल का शासक था उससे संधि की, और बिहार और बंगाल के मध्य जो है मुंगेर को सीमा रेखा, मैंने पहले भी कहा था कि मुंगेर को जो है सीमा रेखा निर्धारित की गई है, तो किसके? सिकंदर लोदी के समय काल में। बिहार शरीफ अभिलेख के अनुसार, यानी बिहार शरीफ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार सिकंदर लोदी ने हुसैन सरकी, ये कौन है? सरकी वंश से संबंध है, जौनपुर में जिनका शासन रहा था उत्तर प्रदेश में। तो हुसैन शाह सरकी को पराजित कर दरिया खां नुहानी को बिहार में प्रशासक नियुक्त कर दिया। किसे? दरिया खां नुहानी को। किसने नियुक्त किया? तो सिकंदर लोदी ने। और किसे पराजित करके? हुसैन शाह सरकी को पराजित करके। उसके पश्चात उसका पुत्र, यानी दरिया खां नुहानी के पश्चात उसका पुत्र बहार खां नुहानी जो है बिहार का प्रशासक नियुक्त हुआ। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। पानीपत की जो लड़ाई हुई थी पहली, वो 1526 में किसके मध्य? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य, जिसमें बाबर की जीत होती है, और यहीं से भारत पे जो है मुगल वंश की नींव पड़ जाती है। तो उसके पश्चात बहार खां ने सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी के नाम से बिहार में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। यानी इनकी कमजोर स्थिति का फायदा उठाते हुए लोदी वंश की बहार खां नुहानी, जो कि सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी के नाम से जो है स्वतंत्र सत्ता बिहार में स्थापित कर दिया। नेक्स्ट, सुल्तान मोहम्मद ने इब्राहिम लोदी की सेना को कनकपुरा युद्ध में पराजित किया। यानी कि लोदियों की कमजोर स्थिति का ही फायदा उठाते हुए उसने जो है क्या है, इस वंश की नींव रखी थी। तो उसने क्या किया कि इब्राहिम लोदी के साथ इसका कनकपुरा का युद्ध हुआ था। सुल्तान मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बना जलालुद्दीन। क्या नाम है? जलालुद्दीन शासक बना, जिसको एक और नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, वो था जलाल खां। एक बार हमने बात की थी जलाल खां की, जलाल खां। अभी हमने पीछे जलाल खां की बात की थी। यहां
इधर कहीं जब हम चर्चा कर रहे थे तो एक स्थान पे हमने जलाल खां की बात की थी, उसी की बात हो रही है अभी भी। जब आप पढ़ेंगे पीपीटी को तो मिल जाएगा, तो याद रखिएगा। शासक बना तथा शेर खां यानी शेर शाह सूरी को उसका संरक्षण, हम पढ़ते हैं ना, सबसे पहले जो है संरक्षण जलाल खां का ही तो नियुक्त किया गया था। शेर खां को अपने पिता की जागीरदारी में उसे जलाल खां का संरक्षक नियुक्त किया गया था, और बाद में ये शेर शाह सूरी कहलाए थे। मुगल शासक हुमायूं दोहरिया के युद्ध में, हाँ, जब उन्होंने बिहार पे आक्रमण किया था तो दोहरिया के युद्ध में अफगानों को पराजित कर बिहार के कई क्षेत्रों पर अधिकार, अफगान यानी यहां बात हो रही है तो लोदी की ही बात हो रही है, लोदी नहीं, क्योंकि हाँ लोदी हाँ प्रथम अफगान कहलाए थे, और शेर खां जो है द्वितीय अफगान वंश कहलाया था। जो सूरी वंश है वो द्वितीय अफगान कहलाए थे, और जो लोदी वंश था वो प्रथम अफगान वंश कहलाया था। तो यहाँ जो बात हो रही है लोदियों की हो रही है, यहाँ जो है सूरी की बात नहीं हो रही है, क्योंकि सूरी के साथ जो युद्ध हुआ था, सूरी वंश की नींव, जब हुमायूं का 1539 और 40 दोनों में युद्ध में हारने के पश्चात, जो कि कन्नौज का और चौसा का युद्ध 1539 और 1540 बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध के बाद जो है द्वितीय अफगान वंश या सूरी वंश की नींव पड़ी थी। तो ये प्रथम जो है लोदी की बात हो रही है। नुहानी सरदार जलाल खां को लेकर पलायन कर गए, यानी कि जो नुहानी के सरदार थे वो जलाल खां को लेकर अब दूसरे जगह चले गए। और फिर उसी के पश्चात क्या हुआ था कि शेर खां जो था, जो कि बाद में शेर शाह सूरी हुआ, उसने हजरत ए आला की उपाधि धारण करके शासन शुरू कर दिया बिहार पे। यानी कि जब जलाल खां पलायन हो गया तब जाके शेर खां ने जो है वो हजरत ए आला की उपाधि धारण करके बिहार पे शासन शुरू किया था। गुड इवनिंग आरिफ। तो आज के सेशन में हमने बिहार के परिप्रेक्ष्य में परवर्ती गुप्त काल, उसके पश्चात हमने पाल वंश, सेन और गढ़वाल वंश की भी थोड़ी चर्चा की, और बिहार के जो प्रमुख राजवंश या स्थानीय शासक थे उनकी हमने चर्चा की।